अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 17 कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन इन फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। अगर आपने ई कैट या एम डी कैट की तैयारी अभी तक स्टार्ट नहीं की है तो यार कब स्टार्ट करोगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, प्लेलिस्ट की लिंक मौजूद है, वहाँ पर सारी केमिस्ट्री की वीडियोस आपको लाइन से मिल जाएंगी, तो आप वो सारी वीडियोस देखकर अपनी तैयारी बेहतर बना सकते हो। इसी तरह से उसी डिस्क्रिप्शन में आपको एक और लिंक मिलेगी जो आपको मकसद ऐप की तरफ ले जाएगी। वहाँ पर ई कैट या एम डी कैट का कोर्स बाय करो और 6000 प्लस एमसीक्यूज की तैयारी करो। हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। चैप्टर नंबर 17 है कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन इन फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में, यानी कि वो कार्बन कंपाउंड्स जिनके फंक्शनल ग्रुप में ऑक्सीजन आता है, जैसे कि अल्कोहल्स, ईथर्स, कार्बोनाइल कंपाउंड्स या कार्बोऑक्साइल कंपाउंड्स। तो आइए जरा डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करते हैं उन कार्बन कंपाउंड्स की जिनके फंक्शनल ग्रुप में ऑक्सीजन आता है, तो उसके अंदर अल्कोहल्स हो सकते हैं। अल्कोहल्स का फॉर्मूला हो जाएगा ROH। OH फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का। अगर हम बात करते हैं ईथर्स की, तो ईथर का फॉर्मूला हो जाता है ROR, यानी इसका फंक्शनल ग्रुप हो जाता है ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ROR ईथर। और इसी तरह से RCOOH कार्बोऑक्सैलिक एसिड्स का फंक्शनल ग्रुप है। COOH फंक्शनल ग्रुप है कार्बोऑक्सैलिक एसिड्स का। और फिर RCOOR, ये जो COO है ये फंक्शनल ग्रुप है ईस्टर्स का। दोनों अल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, इसीलिए एक अल्काइल ग्रुप को ऐसे ही लिखा है और दूसरे अल्काइल ग्रुप के ऊपर स्लैश डाल दी गई है। अगर हम बात करते हैं ईस्टर्स के बाद दूसरी फैमिलीज की, जैसे कि RCHO, तो RCHO फॉर्मूला है अल्डिहाइड्स का, और RC डबल बॉन्ड विद O साथ में एक R, ये हमारे पास फॉर्मूला है कीटोन्स का। अब इन सारी फैमिलीज को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम अल्कोहल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हम अल्कोहल्स की बात करते हैं तो अल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप होता है OH। अल्कोहल्स का फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n। और अगर इसी तरह से फिनॉल्स की बात करें तो फिनॉल्स के अंदर बेंजीन रिंग के ऊपर OH मौजूद होता है, फिनॉल। और इसी का एक और नाम है कार्बोलिक एसिड। अभी तक आप ये सब बातें जान चुके होंगे कि इन सब के अंदर अल्काइल ग्रुप कॉमन है। अल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला होता है CnH2n+1। अगर ये अल्काइल ग्रुप कनेक्ट हो जाता है, किसी हाइड्रोजन से, तो ये बन जाएगा अल्केन। अगर ये अल्काइल ग्रुप कनेक्ट हो जाता है किसी हेलोजन ग्रुप के साथ, तो ये बन जाएगा अल्काइल हैलाइड। और अगर ये अल्काइल ग्रुप कनेक्ट हो जाता है किसी OH ग्रुप के साथ में, तो ये कहलाएगा अल्कोहल। और अगर ये अल्काइल ग्रुप कनेक्ट हो जाता है किसी ऑक्सीजन, फिर वो ऑक्सीजन कनेक्ट हो एक और अल्काइल ग्रुप से, तो ये कहलाएगा ईथर। और अगर ये अल्काइल ग्रुप कनेक्ट हो जाता है CHO ग्रुप के साथ, तो ये कहलाएगा अल्डिहाइड। अगर ये अल्काइल ग्रुप कनेक्ट हो जाता है कार्बन के साथ, कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से, और फिर ये कार्बन अटैच्ड है एक और अल्काइल ग्रुप के साथ, यानी कि कैटिनेटेड कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो फिर ये कहलाएगा कीटोन्स। अगर ये अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है COOH ग्रुप के साथ, तो ये कहलाएगा कार्बोऑक्सैलिक एसिड। और इसी तरह से अगर ये अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है C डबल बॉन्ड विद O, फिर साथ में एक और ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन फिर कनेक्टेड है एक और अल्काइल ग्रुप से, तो ये कहलाएगा ईस्टर। अगर ये अल्काइल ग्रुप कनेक्ट हो एक अमाइन ग्रुप के साथ, तो ये कहलाएगा अल्काइल अमाइन। और इसी तरह से अगर ये अल्काइल ग्रुप कनेक्ट हो किसी अमाइन ग्रुप के साथ, लेकिन उस अमाइन ग्रुप के साथ कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ भी जुड़ा हो, जैसे कि अल्काइल ग्रुप कार्बन के साथ, कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से, और फिर ये कार्बन जुड़ा है एक अमाइन ग्रुप के साथ, तो ये कहलाएगा अल्काइल अमाइड। हम यहाँ तक अल्काइल ग्रुप को काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ अल्कोहल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए ज़रा अल्कोहल्स को डिस्कस करते हैं। अल्कोहल्स, इसका जनरल फॉर्मूला है ROH। हमारे पास अल्कोहल्स की 3 टाइप्स होती हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स की बात करें, क्लासिफिकेशन
ऑफ अल्कोहल्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास अल्कोहल्स की 3 टाइप्स होती हैं। पहली टाइप का नाम है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। दूसरी टाइप का नाम है डायहाइड्रिक अल्कोहल्स। तीसरी टाइप का नाम है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स। इसी तरह से अल्कोहल्स की एक टाइप और भी होती है जिसको कहा जाता है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। तो कुल मिला के हमारे पास 4 टाइप्स हो गई। पहली टाइप का नाम है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स का मतलब यह है कि यहाँ पर एक OH ग्रुप ही होगा, OH ग्रुप एक से ज्यादा नहीं होगा। अगर हम डायहाइड्रिक अल्कोहल्स की बात करें तो डायहाइड्रिक अल्कोहल्स में 2 OH ग्रुप मौजूद होंगे। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स में 3 OH ग्रुप यानी कि 3 हाइड्रोक्सो ग्रुप इसके अंदर मौजूद होंगे। और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स में 3+ OH ग्रुप्स भी मौजूद हो सकते हैं, जैसे कि 4 OH ग्रुप मौजूद हो सकते हैं और इसी तरह 5 और इसी तरह से 6 या 7 वगैरह। तो अगर हम बात करते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की, इसकी एग्जांपल्स हो जाएगी हमारे पास CH3C, फिर CH3 ऊपर लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है CH3 और साथ में एक ही OH ग्रुप यहाँ पर अटैच्ड है। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा टर्शरी। टर्शरी इसलिए क्योंकि ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन टर्शरी है और ये कार्बन 3 कार्बन के साथ अटैच है, तो इसलिए कहलाएगा टर्शरी। टोटल कार्बन एटम्स हो जाएंगे यहाँ पर 4, तो 1 2 3 4, तो पूरा नाम हो जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल। OH ग्रुप है तो पूरा नाम हो जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। लेकिन क्योंकि ये एक मुश्किल एग्जाम्पल थी तो हम एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। लेट से हमारे पास लिखा हुआ है CH3, फिर CH2 और साथ में OH ग्रुप लिखा हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा? CH3 CH2 का नाम हो जाएगा इथाइल और OH का नाम, OH फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का, तो ये कहलाएगा इथाइल अल्कोहल। अभी हम अल्कोहल्स की IUPAC नेमिंग के ऊपर भी बात करते हैं। फिलहाल बात करते हैं डायहाइड्रिक अल्कोहल्स की। डायहाइड्रिक अल्कोहल्स में 2 OH ग्रुप मौजूद होंगे। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, लेट से CH2 और फिर दोनों कार्बन के साथ एक एक OH ग्रुप अटैच्ड है। अब यहाँ पर इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल इसका कॉमन नेम है, IUPAC नेम हम इसका अभी डिस्कस करने लगे हैं थोड़ी सी देर के बाद। अगर हम बात करते हैं ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स की, तो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स में 3 OH ग्रुप मौजूद होंगे, जैसे कि एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन और सबके साथ एक एक OH ग्रुप अटैच्ड है। वैलेंसीज आप फिल कर सकते हैं, यहाँ पर आ जाएंगे 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन और यहाँ पर आ जाएंगे 2 हाइड्रोजन। अब बात करते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स की, तो देखिए पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स में 3 से ज्यादा OH ग्रुप मौजूद होने चाहिए, जैसे कि एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। ये हमने 5 कार्बन कर लिया, बल्कि 6 कार्बन कर लेते हैं। और उसके बाद OH ग्रुप 1 2, लेट से यहाँ पर नहीं है 3 और फिर यहाँ पर है 4, तो 4 OH ग्रुप यहाँ पर मौजूद हैं। अब इनकी वैलेंसीज फिल कर लेते हैं, ये हो जाएंगे 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, फिर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पर आएगा 1 हाइड्रोजन और यहाँ पर आ जाएंगे 2 हाइड्रोजन। हमने इनकी वैलेंसीज फिल कर ली है। IUPAC नेमिंग की अब हम बात करने लगे हैं। तो IUPAC नेमिंग के रूल्स क्या हैं? अगर आप IUPAC नेमिंग सारी फैमिलीज की जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट की लिंक मौजूद है, वहां पर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक्स की वीडियो मिल जाएगी। उसके अंदर सेकंड पार्ट में IUPAC नेमिंग सारी डिस्कस की गई है, उसी में अल्कोहल्स की भी IUPAC नेमिंग है। आप वहां पे जाके डिस्कस कर सकते हैं, वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन हम बात करते हैं थोड़ी सी IUPAC नेमिंग की। यहाँ पर IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं अल्कोहल्स की? हमारे पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप है OH, तो OH ग्रुप जहां से नियरेस्ट होगा हम नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर लेंगे। जब लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे तो OH ग्रुप चेन के अंदर नहीं आएगा, नंबरिंग वहां से स्टार्ट हो जाएगी जहां से OH ग्रुप करीब है। ब्रांचेस को पहले नाम देंगे और पेरेंट चेन को बाद में नाम देंगे। तो ये सारे रूल्स अब हमें याद ही हैं। तो हमने लिखा एक कार्बन है यहाँ पर, लेट से ये दूसरा कार्बन है और यहाँ पे तीसरा कार्बन है और इसी तरह से OH ग्रुप यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर लिखा हुआ है CH3 और यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच्ड है। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक चेन बना लिया, हमने इसकी IUPAC नेमिंग करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। हमारे पास फंक्शनल ग्रुप करीब पड़ा है राइट हैंड साइड से, तो हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 और 4। अब ये क्या हो जाएगा, सेकंड पोजीशन पर OH ग्रुप आ रहा है, टोटल कार्बन आइटम से 4, तो ये हो जाएगा 2 ब्यूटेन तक लिखेंगे, लेकिन आखिर का ई हटा देंगे और अल्कोहल्स का सफिक्स यूज करेंगे। अल्कोहल्स का सफिक्स क्या होता है? अल्कोहल्स का सफिक्स होता है OL।
तो यहाँ पे ये पूरा नाम हो जाएगा 2-ब्यूटानॉल। इसी तरह से अब हम आते हैं ऊपर की तरफ, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो ये कहलाएगा इथाइल, या इथाइल के बजाय हम इसको इथेन भी कह सकते हैं, इथेन। और इथेन करने के बाद आखिर का ई हटा दें और OL लगा दें तो ये बन जाएगा इथानॉल। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अगर हमें इसकी IUPAC नेमिंग करनी है तो हम इसकी IUPAC नेमिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, वो हमने कर ली। नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से OH ग्रुप करीब हो। यहाँ पर ब्रांच और फंक्शनल ग्रुप यानी कि OH दोनों सेम पोजीशन से आ रहे हैं तो हम कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, सेकंड पोजीशन पर आ रहा है मिथाइल तो इसका नाम हो जाएगा 2-मिथाइल। फिर उसके बाद सेकंड पोजीशन पर OH ग्रुप मौजूद है और 3 कार्बन है तो ये कहलाएगा 2-मिथाइल 2-प्रोपानॉल। 2-मिथाइल 2-प्रोपानॉल इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं, हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है CH2 ग्रुप 2 मरतबा लिखा हुआ है और साथ में OH ग्रुप भी 2 मरतबा है। तो अब यहाँ पर जरा चेक करें, हमारे पास OH ग्रुप आ रहा है फर्स्ट पोजीशन पर और सेकंड पोजीशन पर तो उसका नाम हो जाएगा 1-2, 2 कार्बन है तो ये हो जाएगा इथेन, हम इसको कहेंगे इथाना। 2 मरतबा OH ग्रुप है तो कहलाएगा डाई और साथ में ओल। डाई इथानॉल नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा इथाना डाईओल। डाई इथानॉल का तो सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि इथानॉल ग्रुप, इथानॉल 2 मरतबा है, इथानॉल 2 मरतबा नहीं है, इथेन एक ही मरतबा है, यानी कि 2 कार्बन एक ही मरतबा है, सिर्फ इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप 2 मरतबा है तो कहलाएगा इथाना डाईओल। अब इसी तरह से यहाँ पर IUPAC नेमिंग करते हैं इस कंपाउंड की, तो यहाँ पे नंबरिंग कैसे स्टार्ट करेंगे, फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है तो नंबरिंग हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, तो जाएगा 1 2 3 फिर 4 5 और 6। अब हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आ रहा है 4 जगहों पे तो हम इसको इस तरह से करेंगे 1 फिर 2 फिर 4 फिर उसके बाद 5, 1 2 4 5 टोटल कार्बन हो गया 6 तो हो जाएगा हेक्साना। और उसके बाद 4 मरतबा फंक्शनल ग्रुप है, कहलाएगा टेट्रा और साथ में कहलाएगा ओल, तो ये कहलाएगा 1 2 4 5 हेक्साना टेट्रा ओल, ये इसका IUPAC नेम होगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर CH2 CH और CH2 की, तो यहाँ पे 1 2 3 इसकी नेमिंग कैसे हो जाएगी, इसकी नेमिंग हो जाएगी 1 2 3 प्रोपाना प्रोपाना ट्राइओल। आई होप कि आपको यहाँ पर IUPAC नेमिंग तो समझ आ गई होगी। IUPAC नेमिंग से अब आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक ये डिस्कस किया कि अल्कोहल्स की क्लासिफिकेशन 4 टाइप से की जा सकती है, मतलब अल्कोहल्स की 4 टाइप्स होती हैं। एक है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। अगर हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स को फर्दर क्लासिफाई करें तो हमारे पास मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की 3 क्लासिफिकेशन और हो जाएंगी। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की 3 क्लासिफिकेशन और हो जाएंगी। पहली क्लासिफिकेशन कहलाएगी प्राइमरी अल्कोहल्स, फिर दूसरी कहलाएगी सेकेंडरी अल्कोहल्स और तीसरी कहलाएगी टर्शरी अल्कोहल्स। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में क्या फर्क है, प्राइमरी के अंदर OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड होगा वो कार्बन एटम सराउंडिंग में एक ही अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड होगा या एक भी अल्काइल ग्रुप से अटैच नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं एक अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है तो ये कहलाएगा 1 डिग्री अल्कोहल। अगर एक भी अल्काइल ग्रुप से अटैच नहीं है तो फिर ये कहलाएगा 0 डिग्री अल्कोहल। लेकिन आमतौर पे 0 डिग्री अल्कोहल को भी 1 डिग्री अल्कोहल ही कहा जाता है। अब अगर OH ग्रुप की बात करते हैं, OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है ये कार्बन कहलाएगा अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन सराउंडिंग में एक अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है तो कार्बन की वैलेंसीज फिल करने के लिए हमें यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। लेट्स से हमारे पास अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, इथाइल ग्रुप, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 फिर साथ में एक और CH2 और एक OH ग्रुप अटैच्ड है तो वह इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपाना, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन तक लिखेंगे हम, प्रोपेन, और आखिर का ई हटा देंगे तो ई हटाने के बाद ये बन जाएगा प्रोपानॉल। ठीक है। अब अगर इसकी एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं। लेट से हमारे पास लिखा हुआ है OH ग्रुप अटैच्ड है मिथाइल ग्रुप के साथ। अब इस कार्बन को देखा जाए तो ये कार्बन सराउंडिंग में किसी और अल्काइल ग्रुप से अटैच नहीं है तो ये कहलाएगा मिथानॉल, क्योंकि एक ही कार्बन है। इसको 0 डिग्री और 1 डिग्री दोनों कहा जाता है। अगर हम सेकेंडरी की बात करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल्स वो होते हैं जिसके अंदर OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन सराउंडिंग में 2 अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड होगा। यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, वैलेंसीज कंप्लीट है इसकी। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो OH ग्रुप एक कार्बन से अटैच्ड है, उस कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन, और सराउंडिंग में लेट से मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है और एक जगह पे इथाइल ग्रुप अटैच्ड है CH2 और साथ में लिखा हुआ है CH3।
अब इनकी IUPAC नेमिंग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो हम कार्बन एटम्स की लॉन्ग चेन सेलेक्ट करेंगे। एक बात हमारे ध्यान में रहनी चाहिए कि अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं आता तो फंक्शनल ग्रुप को चेन के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता। हमने यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करी। अब हमारे पास एक नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी? जहाँ से OH ग्रुप करीब पड़ रहा होगा। तो अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, तो यहाँ पे OH ग्रुप करीब पड़ रहा है, सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। अगर हम राइट हैंड साइड से बॉटम से स्टार्ट करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास थर्ड पोजीशन पर आएगा और वो गलत हो जाएगी नंबरिंग। तो फिलहाल नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4। अब इसकी नंबरिंग कर ली हमने। IUPAC नेमिंग के अंदर हम पहले देखेंगे फंक्शनल ग्रुप कौन सी पोजीशन पर आ रहा है। तो फंक्शनल ग्रुप आ रहा है सेकंड पोजीशन पर। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 4, तो ये हो जाएगा 2 ब्यूटेन और आखिर में ओल लगा देंगे तो ये हो जाएगा 2 ब्यूटानॉल। मेरा ख्याल है अब तक आपको IUPAC नेमिंग समझ में आ गई होगी। अब हम टर्शियरी अल्कोहल की बात करते हैं। तो टर्शियरी अल्कोहल वो होता है जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप यानी कि OH जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन सराउंडिंग में 3 अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड होगा। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे OH ग्रुप लेट से यहाँ पर एक कार्बन से अटैच्ड है, फिर एक CH3 ग्रुप से, फिर दोबारा एक और CH3 ग्रुप से और दोबारा CH3 ग्रुप से अटैच्ड होगा। अब यहाँ पर इसकी IUPAC नेमिंग की बात करेंगे तो इसकी नंबरिंग कहीं से भी आप कर सकते हैं 1 2 3। सेकंड पोजीशन पर आ रहे मिथाइल तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल और साथ में 2 प्रोपानॉल। अल्कोहल्स की हमने क्लासिफिकेशन भी डिस्कस कर ली। मोनोहाइड्रिक, डायहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक के हवाले से भी हमने सारी क्लासिफिकेशन डिस्कस कर ली और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं एक ऐसे टेस्ट की जो कि आपसे पूछा जा सकता है, इंटरमीडिएट के एग्जाम से भी पूछा जा सकता है और इसको MCQs के अंदर भी पूछा जा सकता है। ये टेस्ट कहलाता है लूकस टेस्ट। अब ये लूकस टेस्ट क्या है? लूकस टेस्ट डिस्टिंग्विश टेस्ट है। अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए, अल्कोहल्स के अंदर ये फर्क करने के लिए कौन सा टर्शरी है, कौन सा सेकेंडरी और कौन सा प्राइमरी। तो लूकस टेस्ट है डिस्टिंग्विश टेस्ट ऑफ अल्कोहल्स। डिस्टिंग्विश टेस्ट ऑफ अल्कोहल्स। ये बहुत आसान सा टेस्ट है। इस टेस्ट में क्या होता है कि हमारे पास लेट से हमारे पास 3 अल्कोहल्स हैं, अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स के अंदर मौजूद हैं। मतलब आपको केमिस्ट्री की लैब के अंदर 3 अल्कोहल्स अलग अलग टेस्ट ट्यूब में दिए गए और उन तीनों टेस्ट ट्यूब में कोई सा एक टर्शरी है, कोई सा एक सेकेंडरी है और कोई सा एक प्राइमरी है। तो आप कैसे डिफरेंस करेंगे, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? आप तीनों अल्कोहल्स को रिएक्ट करवाएंगे HCl के साथ में। यहाँ पर लेट से मैं लिख देता हूँ, अल्कोहल को आपने रिएक्ट करवाया किस चीज़ के साथ में? HCl के साथ। और उसने HCl के साथ इमीडिएट रिएक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में उसने क्या किया? इमीडिएटली रिएक्शन कर लिया, फौरन से रिएक्शन कर लिया। एक सेकेंड, इसकी स्पेलिंग ठीक लिख लूं। इमीडिएटली उसने फौरन से रिएक्शन किया और बनाया अल्काइल हैलाइड और साथ में वाटर फॉर्म हुआ। तो ये वाला अल्कोहल कहलाएगा टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल जो होगा वो फौरन रिएक्ट कर जाएगा। अगर हम बात करें, आपने दोबारा अल्कोहल को रिएक्ट करवाया HCl के साथ, लेकिन अब उसको थोड़ा टाइम लगा। कितना टाइम लगा? 5 से 10 मिनट का टाइम लग गया और इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड ये वाला रिएक्शन हुआ, तब जाके हमारे पास अल्काइल हैलाइड फॉर्म हुआ और साथ साथ में वाटर फॉर्म हुआ। तो ये वाला अल्कोहल कहलाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। इसी तरह से अगर हम बात करें, आपने अल्कोहल को रिएक्ट करवाया HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, लेकिन अब की मर्तबा रिएक्शन हुआ ही नहीं या उस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए हमें हीट करने की ज़रूरत पड़ी। या तो हीट करने की ज़रूरत पड़ी हमें या कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ, तो ये अल्कोहल कहलाएगा प्राइमरी अल्कोहल। नतीजा क्या होगा कि हमारे पास अल्काइल हैलाइड ही फॉर्म होगा और साथ साथ में वाटर फॉर्म होगा, लेकिन ये बहुत स्लो रिएक्शन है। तो ये वाला अल्कोहल कहलाएगा प्राइमरी अल्कोहल। अगर OH ग्रुप अटैच्ड हो किसी एरोमेटिक कंपाउंड के साथ, यानी कि बेंजीन इनके ऊपर अटैच्ड हो लेट से, तो फिर ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा फिनॉल। अब फिनॉल का तस्करा तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, लेकिन हम फिनॉल को यहाँ पे डिस्कस इसलिए करें क्योंकि फिनॉल और अल्कोहल्स की नेचर के बारे में पूछा जाता है। अल्कोहल्स एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं या अल्कोहल्स एम्फोटेरिक होते हैं। सिमिलरली फिनॉल्स एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं या एम्फोटेरिक होते हैं, इसके बारे में पूछा जाता है। अगर हम अल्कोहल्स की बात करें तो अल्कोहल्स एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं यानी कि ये डुअल नेचर रखते हैं। डुअल नेचर, इधर एसिडिक भी बिहेव कर सकते हैं ये और बेसिक भी बिहेव कर सकते हैं, जबकि फिनॉल्स जो होते हैं वो फिनॉल्स एसिडिक इन नेचर होते हैं सिर्फ।
अब हम एसिडिक इन नेचर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बहुत आसान सी चीज़ है। एसिडिक वो है जो कि H+ आइन लॉस करता है, लॉस H+ आइन। अगर हम बात करें अल्कोहल्स की, तो अल्कोहल्स एम्फोटेरिक इन नेचर है, यानी कि लॉस कर सकते हैं H+ आइन भी और ये लॉस कर सकते हैं OH- आइन भी। डिपेंड करता है कि ये कौन सी स्पीशीज के साथ में या कौन से सब्सटेंस के साथ में ये रिएक्ट कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ विच अल्कोहल विल बी हायर। इनमें कौन से अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? अब हमारे पास एक अल्कोहल स्ट्रेट चेन में गिवन है और दूसरा अल्कोहल ब्रांच्ड चेन के अंदर, ब्रांच्ड चेन के अंदर है और ये स्ट्रेट चेन के अंदर है। अगर हम स्ट्रेट चेन का सरफेस एरिया देखेंगे तो यहाँ पर सरफेस एरिया ज़्यादा है, सरफेस एरिया यहाँ पर ज़्यादा है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो पूरी चेन है इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, जबकि जो ब्रांच चेन है इसका सरफेस एरिया कम है। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट उतना ही बढ़ जाता है, यानी कि जो स्ट्रेट चेन है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और जो ब्रांच्ड चेन है इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसकी वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी, यानी वो ज़्यादा वोलेटाइल कंपाउंड होगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उसकी वोलेटिलिटी कम हो जाएगी। कितनी मुश्किल बातें कर रहा हूँ, इसको आसान अल्फाज में समझाता हूँ। वोलेटिलिटी कम हो जाएगी। अब अगर मैं इसको आसान अल्फाज में समझाऊं तो देखें, जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है, यानी जो स्ट्रेट चेन एक तरह से अल्कोहल है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो ये देर से बॉइल होगा, देर से वेपर्स बनाएगा और इसीलिए इसकी प्राइस कम हो जाएगी क्योंकि ये लेस वोलेटाइल है। हमारे पास उन हाइड्रोकार्बन्स की या उन कंपाउंड्स की प्राइस ज़्यादा होती है जो कि जल्दी से बॉइल हो जाते हैं और जिनके वेपर्स जल्दी फॉर्म हो जाते हैं या जो ज़्यादा वोलेटाइल होता है। इसीलिए स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन जो है वो कम प्राइस पे बिकता है और ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन ज़्यादा प्राइस में बिकता है। इसी तरह से अगर हम गैसोलीन की बात करें तो पेट्रोल की रिफॉर्मिंग की जाती है, क्योंकि पहले पेट्रोल स्ट्रेट चेन के अंदर होता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है ज़्यादा, उसकी वोलेटिलिटी हो जाती है कम, देर से बॉयल होगा, लेस वोलेटाइल होगा, तो उसको स्ट्रेट चेन से कन्वर्ट कर दिया जाता है ब्रांच चेन के अंदर ताकि वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाए, उसका ऑक्टेन नंबर बढ़ जाए। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्कोहल्स और ईथर में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? अगर हमारे पास एक अल्कोहल गिवन है, लेट्स से कि C2H5OH, कोई भी अल्कोहल गिवन हो सकता है। यहाँ पे हमें गिवन है इथाइल अल्कोहल, जिसको हम इथानॉल भी कह सकते हैं, इथाइल अल्कोहल या इथानॉल यहाँ पर गिवन है। सिमिलरली एक ईथर गिवन है CH3OCH3। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो दोनों का फॉर्मूला सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C2H6O, क्योंकि दोनों जगह पर 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर मास सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। जैसे कि C2H5OH अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप रखता है यहाँ पे OH, और ईथर के अंदर ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, तो आप ये बात मान लीजिए कि अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अल्कोहल्स में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अगर हम ईथर की बात करते हैं तो ईथर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी वजह से इसके अंदर लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। IMFOA का मतलब है लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके अंदर कम होगी, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। यहाँ पे हम अल्कोहल्स को और ईथर को डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम अल्कोहल्स की फैमिली में बात करते हैं तो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल्स में दो बेसिक कंपाउंड्स हैं, एक तो मिथाइल अल्कोहल और दूसरा है इथाइल अल्कोहल। इनके बारे में आपसे MCQs के अंदर पूछा जा सकता है। रिएक्शंस नहीं पूछे जाते हैं, इक्वेशंस नहीं पूछी जाती, प्रिपरेशंस नहीं पूछी जाती, केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं पूछी जाती। हाँ, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज या छोटी छोटी चीज़ें पूछी जा सकती हैं।
तो आइए हम जरा छोटी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लेट्स से मिथाइल अल्कोहल और बात करते हैं इथाइल अल्कोहल की, तो मिथाइल अल्कोहल को वुड स्प्रिट भी कहा जाता है, वुड स्प्रिट भी कहा जाता है इसको कहा जाता है मिथानॉल, और इसका फॉर्मूला होता है CH3OH। इसको प्रिपेयर किया जाता है वाटर गैस से, प्रिपेयर किया जाता है इसको फ्रॉम वाटर गैस। वाटर गैस मिक्सचर होती है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का। इसको जब ज़्यादा हाई प्रेशर पे और ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे इसको हीट किया जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है मिथाइल अल्कोहल के अंदर। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे ये कन्वर्ट हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल CH3OH में। अगर हम बात करते हैं इथाइल अल्कोहल की, तो इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला हो जाता है C2H5OH, और इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे कि इथाइल अल्कोहल में एक टाइप कहलाती है डीनेचर्ड अल्कोहल, डीनेचर्ड अल्कोहल, एक कहलाता है रेक्टिफाइड स्प्रिट, और एक होता है हमारे पास एब्सोल्यूट अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल। एब्सोल्यूट अल्कोहल वो अल्कोहल है जो कि ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। इसके अंदर 99.99% इथाइल अल्कोहल मौजूद होता है। अगर हम बात करते हैं रेक्टिफाइड स्प्रिट की, तो रेक्टिफाइड स्प्रिट के अंदर 92 to 95% इथानॉल मौजूद होता है। अगर हम डीनेचर्ड अल्कोहल की बात करें तो डीनेचर्ड अल्कोहल में 85% इथानॉल मौजूद होता है। डीनेचर्ड अल्कोहल का क्या मतलब है? डीनेचर्ड अल्कोहल को मिथाइलेटेड स्प्रिट भी कहते हैं, और डीनेचर्ड अल्कोहल का सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि अल्कोहल की नेचर को खराब किया गया, अल्कोहल को डिस्ट्रॉय किया गया। अब ऐसा क्यों करते हैं? इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। जैसे कि अगर हम बात करें, मान लीजिए कि कोई बेवरेजेस कंपनी है। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल की। एब्सोल्यूट अल्कोहल में 99.99% इथानॉल मौजूद होता है और ये ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। कोई भी गवर्नमेंट इस चीज़ को डिस्करेज करती है तो इसी वजह से उसके ऊपर हैवी टैक्सेस लग जाते हैं। अगर मान लीजिए कि अल्कोहल को, इथाइल अल्कोहल को ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, एक सेकेंड, इसके ऊपर लग जाते हैं हैवी टैक्सेस। अगर इथाइल अल्कोहल को ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ नहीं करना, एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री को बेचना चाहती है ड्रग्स बनाने के लिए, परफ्यूम्स बनाने के लिए, सैनिटाइजर्स बनाने के लिए, नेल पॉलिशेस बनाने के लिए, इस तरह के बहुत सारे यूजेस हैं इथाइल अल्कोहल के। तो एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री को इथाइल अल्कोहल नहीं बेचती, यानी एब्सोल्यूट अल्कोहल नहीं बेचती, बल्कि उसके अंदर मिथाइल अल्कोहल भी ऐड कर देती है, जिससे वो अल्कोहल हो जाता है डीनेचर्ड। अब जब डीनेचर्ड अल्कोहल हो जाएगा, 85% उसके अंदर इथानॉल रह जाएगा और 11% उसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा मिथाइल अल्कोहल। तो मिथाइल अल्कोहल जो होता है वो टॉक्सिक होता है, टॉक्सिक होता है और ये पॉइजनस होता है। अब ये पॉइजनस है, टॉक्सिक है, इसकी वजह से जो हमारे पास अल्कोहल रह जाएगी वो हो जाएगी अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, यानी कि इसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज नहीं किया जा सकता। जब अनफिट फॉर ड्रिंकिंग हो जाएगी तो उसके ऊपर अब टैक्सेस नहीं लगेंगे। तो इसी तरह से एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री को इथाइल अल्कोहल फरोख्त करेगी। आगे बढ़ते हैं। मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल का टॉपिक हम यहाँ पर एंड करते हैं। सिर्फ छोटी सी चीज को हम ये समझ लेते हैं कि मिथाइल अल्कोहल ब्लाइंडनेस कॉज करती है। ब्लाइंडनेस यानी कि मिथाइल अल्कोहल के जो वेपर्स हैं इसकी वजह से किसी भी इंसान की बिनाई जा सकती है, ब्लाइंडनेस कॉज हो सकती है। इथाइल अल्कोहल के भी बहुत सारे यूजेस हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सिर्फ इतना समझ लीजिए कि इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज पेपर्स में नहीं आती, तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिनॉल्स के बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।